तस्वीर थोड़ी देर पहले की है जब भारतीय वायु सीमा के अंदर दाखिल हुए ये राफेल विमान। आपको आपकी सहूलियत के लिए हमने आप देख रहे होंगे कुछ नंबरिंग भी स्क्रीन के ऊपर की है। तो जो आप ये जो 5 विमान जिनके आगे नंबर दिखाई दे रहे हैं ये राफेल हैं जो कि बीच में उड़ान भर रहे हैं और इनके दोनों ओर 2 सुखोई 30 MKI विमान है जो इनको एस्कॉर्ट करते हुए सुरक्षित यहां तक लेकर के आ रहे हैं। चूंकि आसमान में ये जो विमान आ रहे हैं अभी इनमें हथियार नहीं इस वक्त लगे हुए हैं तो इसीलिए इनको सुरक्षा प्रदान करते हुए प्रोटेक्शन देते हुए ये 2 सुखोई विमान एस्कॉर्ट करते हुए लेकर के आ रहे हैं। इसके अलावा एक C-130J जहाज भी है जो कि साथ साथ उड़ रहा है और उससे ही तस्वीर खींची गई है। तो ये है भारतीय वायु सीमा में दाखिल होने के बाद की तस्वीरें और अंबाला की लाइव तस्वीर भी आपके सामने है। तस्वीर में जहाज आपको बाद में दिखाई देंगे लेकिन पहले मनीष उसकी आवाज सुन लेंगे और तुरंत हम उनके पास फिर दोबारा चलेंगे। तो कभी भी अब अंबाला एयरबेस पर लैंड कर सकते हैं ये सभी विमान जिसमें आप देख रहे हैं ये 5 राफेल शामिल है, साथ साथ सुखोई भी। किसी भी लम्हा ये भारतीय एयरबेस में टच डाउन कर सकते हैं। एक बार फिर चलते हैं मनीष के पास। मनीष, ये दर्शकों के लिए आप बता दीजिए जो स्क्वाड्रन है गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, इसमें इन 5 राफेल के अलावा और कौन कौन से विमान है? देखिए, पहले हम आपको बता दें कि आपने गोल्डन एरो स्क्वाड्रन की बात की। गोल्डन एरो यानी 17 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना का जिसका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है 1951 से लेकर आप समझ लीजिए कारगिल युद्ध के दौरान तक। ये बहुत ही गेम चेंजर के तौर पर थी और जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ तो उस दौरान ये स्क्वाड्रन लीडर आहूजा और साथ में विंग कमांडर BS धनुआ जो कि एयर चीफ मार्शल फॉर्मर एयर चीफ है, एयर चीफ मार्शल BS धनुआ और एयर चीफ होकर वो रिटायर हुए। दरअसल उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और यही वजह है कि 2016 में MiG-21 की स्क्वाड्रन को जब डिसमेंटल किया गया, जब इसे बंद किया गया, तो उसके बाद 2019 में गोल्डन एरो के नाम से ही इसी स्क्वाड्रन को फिर से शुरू किया जिसमें रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट आए। और सेरेमोनियल तौर पर चूंकि उस दौरान कारगिल के युद्ध में एयर चीफ मार्शल BS धनुआ जो उस समय विंग कमांडर थे और स्क्वाड्रन लीडर आहूजा, उनको सेरेमोनियल तौर पर सम्मानित करने के लिए ये तय किया गया कि BS-001, BS-003 और BS-004 यानी जो सिंगल सीटर है उनका टेल नंबर BS के नाम से हो और साथ में जो ट्विन सीटर है उनका RB यानी राकेश भदौरिया, जो कि इस पूरी डील में, पूरे इस इवॉल्व होने में, पूरे इस कैरेक्टराइजेशन ऑफ रफाल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इस समय वो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया है। तो इसीलिए RB रखा गया और इस समय RB-001, RB-004 के साथ BS-001, BS-004 और BS-003 ये 5 की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहे हैं। दरअसल यही वजह थी कि 1999 के बाद 2016 में बंद करने के बाद 2019 में अक्टूबर महीने में फिर से इसे दोबारा से शुरू किया गया और इस स्क्वाड्रन का नाम गोल्डन एरो स्क्वाड्रन इसके ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस की वजह से रखा गया। ये भी बता दें 1965, 1971 और कारगिल युद्ध के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए अंबाला एयरबेस से इसने फ्लाई किया और इस जो पहले तो गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के अंदर MiG-21 से, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे ये बेस है और अगर आप डिफेंस के तौर पर, आप एयरफोर्स एयर वॉरियर्स के तौर पर आप समझे तो अंबाला को होम टाउन ऑफ जैगुआर्स कहा जाता है। जैगुआर्स डीप पेनिट्रेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और आप ये मान लीजिए कि ये एक तरीके से एस एयरक्राफ्ट है जिसने कारगिल युद्ध के दौरान भी पाकिस्तान को पूरी तरीके से खदेड़ा और इसीलिए यहाँ पर जो हम आपको ऑपरेशनल डिटेल तो नहीं बताएंगे सौरभ, लेकिन हम आपको ये बता दें कि जैगुआर्स के द बुल्स और द टस्कर्स ये 2 स्क्वाड्रन है जो कि पूरे इफेक्टिवनेस के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पे, आपको बालाकोट एयर स्ट्राइक याद होगा तो उस दौरान भी कॉम्बैट एयर पेट्रोल करने में पाकिस्तान के F-16 को पूरी तरीके से खदेड़ने में इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी द बुल्स और द टस्कर की रही थी। अब उसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप उसका समझ लीजिए कि एक और बड़ा भाई द गोल्डन एरोज के तौर पर आ रहा है जो कि एयर डोमिनेंस के लिए एयर पावर को इंक्रीज करते हुए भारतीय वायुसेना के और जो कदम है उनको और ऊपर की तरफ ले जाएगा। और इसीलिए सौरभ, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अब से किसी भी वक्त यहाँ पर रफाल लैंड करेगा और उस दौरान जब लैंड करेगा तो उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। लगातार हेलीकॉप्टर उन तस्वीरों के लिए आपके पास आएंगे मनीष। अमित पालित भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बीच। अमित बोलिए। सौरभ, मैं जो जोड़ना चाहता हूं क्योंकि अंबाला को लेके कई सारे बातें मनीष ने बताई हैं तो उसकी हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन है क्योंकि जो रफाल जो पहले 5 आ रहे हैं वो अंबाला में ही बेस रहेंगे। 1919 में पहली बार इसकी शुरुआत होती है अंबाला बेस की और उस दौरान यहाँ पर 99 स्क्वाड्रन रखा गया था रॉयल एयरफोर्स का। उसके बाद 1922 में पहला हेडक्वार्टर इंडिया कमांड का जो बना वो भी अंबाला में बना और इसके साथ ही जो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे जो एयरफोर्स के पहले चीफ थे आजाद भारत के,
वो भी अंबाला में एक स्क्वाड्रन को लीड कर चुके हैं। और हमारे पिछले जो एयर चीफ थे BS धनवा, उन्होंने भी यहां पर गोल्डन एरोज जिसका जिक्र मनीष कर रहे थे, उसको उन्होंने अंबाला बेस में ही लीड किया था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो अंबाला बेस की जो हिस्ट्री है, उस इतिहास है, बहुत ही गौरवशाली रहा है। और साथ ही साथ अब जब रफाल वहां पर जुड़ जाएंगे तो आपको बता दें सौरभ, जो नॉर्दर्न पूरा हमारा जो बॉर्डर का इलाका है, चाहे वो चीन के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो, वो और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। आपसे जब हम जिक्र कर रहे थे कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉर में क्या यहाँ पर राफेल को लाने की जरूरत पड़ेगी, राफेल को यहाँ पर ना भी लाया जाए तो भी अगर वो अंबाला बेस से उड़ान भरता है तो भी जैसे ही वो कुछ ही मिनटों में हिमाचल के एयरबेस में पहुंचेगा, वहां से वो LAC पर निगरानी कर सकता है अपने वेपन्स के जरिए। और चीन के किसी भी विमान को यहाँ पर अगर घुसने की कोशिश करता है, वो वहीं से ही काफी दूर से उसको मार गिरा सकता है। दूसरी बात यह है कि राफेल के अंदर सौरभ एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक उन्होंने डाली है, जिससे जो पायलट्स इसको उड़ाते हैं उससे बहुत फायदेमंद होता है। इसको जरा आसान शब्दों में अगर समझते हैं, जो लोग ड्राइव करते हैं, अगर जैसे आप घर से आप निकल रहे हैं, आपको ऑफिस जाना है, तो अगर आपको ये जानना है कि आपको कौन सा रूट लेना चाहिए, कहां पर क्या ट्रैफिक है, कहां पर क्या दिक्कत हो रही है, इस प्लेन के अंदर इस तरह के एवियोनिक्स और इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि ये सारी जो ये चीजें हैं, ये खुद ही खुद अपने आप में इसको भांप लेता है और उसको एक साथ उसका एक जो कह सकते हैं कंक्लूजन निकलता है सारे इंफॉर्मेशंस का, वो जो फाइनल कंक्लूजन होता है वो सिर्फ भेजता है पायलट को। इससे क्या होता है कि पायलट का जो ध्यान रहता है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्टिकल चीजों पर रहता है, अपनी लड़ाई पर रहता है, एयर वॉर पर रहता है। तो उसको बाकी जो आसपास की चीजें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही उसको अलग अलग जो वहां पर एवियोनिक्स लगे होते हैं जो अलग अलग चीजों के इंफॉर्मेशन देते हैं उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके अंदर जो इनबिल्ट कंप्यूटर है वो सारी चीजों को एनालिसिस करता है और सिर्फ उसको कंक्लूजन देता है जो पायलट होता है। तो ये जो एक बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक एवियोनिक्स इसके लिए लगाया गया है जो किसी और विमान में नहीं है। और साथ ही साथ जो थैलेस जो इसके एवियोनिक्स जिसने बनाए हैं, उसको करीब 10 साल तक इसलिए इंतजार करना पड़ा था डसॉ को कि जब तक वो इस चीज को मास्टर ना कर ले तब तक वो विमान को आगे नहीं बना रहे थे। तो करीबन 10 साल का वक्त लग गया 80 के दशक में, तब जाकर इस तरह के एवियोनिक्स तैयार हुए कि आज राफेल को आप जो देखते हैं, जिसको कि मात देना मुमकिन नहीं है किसी भी विमान के लिए, चाहे वो J-20 क्यों ना हो। J-20 को लेकर एक जो लगातार बात हो रही थी, आखिरकार J-20 में जो खामी है, उसका सबसे बड़ी खामी है उसका इंजन। क्योंकि अभी तक जिसे हम कह सकते हैं कि 100% अगर कोई स्टेल्थ फाइटर विमान है तो अमेरिका का वो F-22 रैप्टर है, क्योंकि उसमें खास इंजन लगाया गया है जो उसके जो हीट वेव्स होते हैं, हीट सिग्नेचर, उसको वो नहीं छोड़ता। क्योंकि किसी विमान को अगर टैकल करना है तो आप रडार के जरिए कर सकते हैं और साथ ही साथ हीट सिग्नेचर जो होते हैं उसको आप उठाते हैं। लेकिन जो J-20 में इंजन लगे हुए हैं वो J-11 के इंजन लगे हुए हैं, जो कि रूसी इंजन को उन्होंने मॉडिफाई करके एक तरह से हम कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग जो कहते हैं उसके जरिए बनाया है। तो उनके पास उस तरह के इंजन नहीं है जिसके वजह से कि वो अपने जो हीट सिग्नेचर्स हैं उसको छुपा सकें, और हीट सिग्नेचर्स राफेल उठा सकता है, पहचान सकता है, और इस तरह से वो J-20 जो चीनी विमान है, स्टेल्थ विमान जो है, उसको भी पकड़ सकता है रडार में। सौरभ, ठीक है, एक बात बार बार आपने सुनी होगी, ये कही भी गई कि जो बालाकोट पर एयर स्ट्राइक हुई थी उस वक्त अगर राफेल विमान होता तो वो काम बहुत आसानी के साथ किया जा सकता था। ऐसी क्या खूबियां हैं इस जहाज की मनीष कि बालाकोट में अगर ये विमान होता तो हमें ये कहा गया कि हमको शायद POK एयर स्पेस में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सौरभ, मैं बिल्कुल आपको बताऊं कि फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी एयर मार्शल अनिल खोसला जो उस समय वाइस चीफ थे, जिन्होंने आप समझ लीजिए कि बालाकोट की स्ट्रेटेजी और साथ में डोकलाम को बहुत माइन्यूटली देखा, उन्होंने मुझे इस बात को बिल्कुल साधारण तौर पे समझाया था कि दरअसल स्पाइस का इस्तेमाल हमने किया और हम अक्रॉस जाकर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्रॉस कर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गए, और फिर उसके बाद हमने सीधा जो जैश ए मोहम्मद के कैंप थे उनको तबाह किया, स्पाइस 2000 बॉम्ब का इस्तेमाल किया। लेकिन रफाल होता, रफाल में जो खासतौर पे मेटियोर जिसकी रेंज करीबन 120 किलोमीटर से 150 किलोमीटर इफेक्टिव बताई जाती है, अगर वो होता तो आप ये समझ लीजिए कि हम तंगधार के ऊपर खड़े होते, यानी कश्मीर के ऊपर खड़े होते या फिर पुंछ के पास खड़े होते और सीधा बालाकोट को स्ट्राइक यानी उस कैंप को के GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और IR सिस्टम के जरिए हम उसको लॉक करते और सीधा उसी जगह पर जाके वो तबाह कर सकते थे। उसके साथ साथ स्कैल्प मिसाइल जिसकी रेंज करीबन 560 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर है, जिसमें पूरी तरीके से इक्विप्ड करके हम उसे मार्किंग कर सकते थे। यहां तक कि अगर हैमर भी होता, यानी हैमर इंटीग्रेशन के साथ 70 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की रेंज वाला हैमर, जिसमें भी GPS, IR सिस्टम, लेजर सिस्टम और साथ में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है। आप इसका साधारण शब्दों में समझिए कि उसमें मैं अगर लॉन्गिट्यूड ऑल्टीट्यूड डाल दूंगा, अगर मैं डाल दूंगा कि इस जगह आप कहां पर हैं, तो ठीक उसी जगह पर स्ट्राइक करेगा। उसकी एक्यूरेसी करीबन 95 to 99% है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि अक्रॉस जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और फिर उसके बाद डॉग फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिस तरीके से भारतीय वायुसेना के एयर वॉरियर्स ने अपने MiG-21, Su-30 और साथ में मिराज
2000 से पूरी तरीके से खदेड़ा। और जो मिराज की स्क्वाड्रन थी, द टाइगर्स और टाइगर स्क्वाड्रन, दरअसल उन्होंने जिस तरीके से वॉल्पैक के साथ मिलकर पीछे की तरफ खदेड़ा था, दरअसल वो अपनी ही सीमा के अंदर यानी तंगधार या फिर गुरेज या फिर उसके साथ साथ पुंछ राजौरी के पास खड़े होकर सीधा लॉक करते, लॉन्गिट्यूड ऑल्टीट्यूड फिक्स करते और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और आईआर सिस्टम के जरिए सीधा जाकर वो लेजर गाइडेड बॉम्ब सीधा वहां पर लगता और पूरी तरीके से जैश ए मोहम्मद का कैंप तबाह कर सकते। तो ये एक बेसिक अंतर है जो कि वेपन सिस्टम और साथ में इंटीग्रेशन एवियोनिक्स और रडार सिस्टम की वजह से ये होता। अब इसकी बात रडार की बात करें, आपको ध्यान होगा जब MiG-21 बाइसन जिसके विंग कमांडर अभिनंदन चला रहे थे, जब डॉग फाइट हुई तो उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया और उसके साथ साथ जो उनका जो जैम हुआ था उसी जैम की वजह से वो क्रैश हुआ और फिर वो सीधा POK की तरफ गए और फिर वो वापस आए। लेकिन अगर इसमें आप इसे जैम नहीं कर सकते, इसका मतलब यह है कि अगर दुश्मन यानी एनिमी ने अपने जैमर्स भी ऑन कर दिए तो इसके एवियोनिक्स को आप जैम नहीं कर सकते। साधारण शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि इसको जैम करना बिल्कुल मुश्किल है और बहुत मुश्किल है। उसके साथ साथ ये रडार में जो इसका अपना सिग्नेचर मार्क है वो उससे वो कंफ्यूज कर देगा और यही वजह है कि इसकी होमिंग टेक्नोलॉजी है, होमिंग इसकी कैपेसिटी है। इसका मतलब यह है ये मतलब आप एयरफोर्स की भाषा में समझे तो इट कैन डिफरेंशिएट फ्रेंड एंड फो। इसका मतलब यह है दोस्त और दुश्मन कौन है ये उसे अपनी सिग्नेचर और साथ में होमिंग कैपेसिटी की वजह से पहचान लेगा। यही वजह है कि रफाल एक गेम चेंजर के तौर पर है और ये मैं आप ये समझ लीजिए जानकारों से जो मेरी बात हुई, साथ में जो फॉर्मर एयर चीफ उनसे बात हुई, यहाँ तक कि जो स्ट्रेटेजी जिन्होंने तैयार की बालाकोट एयर स्ट्राइक की एयर मार्शल अनिल खोसला उनसे बात हुई, तो साफ तौर पर ये बात कंसिडरेशन के तौर पर समझ में आती है कि अगर रफाल होता तो बात ही अलग थी। इसका मतलब यह है, आपको ध्यान होगा एयर चीफ मार्शल BS धनोआ से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि गेम चेंजर के तौर पर हम देख रहे हैं और खासतौर पर हम अपनी सतह पर रहकर यानी अपनी बाउंड्री लाइन पर रहकर सीधा टारगेट करते चाहे कोई सा भी कैंप हो। अब इसका सिंबॉलिक मतलब यह है कि रफाल को अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल यानी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ भी देखेंगे, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में जो इसकी महारत है कोल्ड स्टार्ट इंजन, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके इंजन को वेट करना पड़ेगा, -30 और -40 तक इसे टेस्ट किया गया है और यही वजह है कि कोल्ड स्टार्ट इंजन और साथ में जो इसकी एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी है वो 3488 किलोमीटर के इस पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक तरीके से थ्रेटनिंग अलार्म है। और यही वजह है कि ये पहला मौका था जब चीन रफाल के बारे में चर्चा कर रहा था, भारत के बारे में चर्चा कर रहा था, वो बार बार इस बात को कह रहा था और स्कार्दू एयरबेस पर हलचलें तेज हो रही थी। स्कार्दू एयरबेस जो कि एक तरीके से आप समझ लीजिए पैंगोंग के ठीक सटा हुआ लेफ्ट साइड पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया कश्मीर का इलाका है जो कि चीन उसे अपना एयरबेस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। 2 एयर स्ट्रिप है स्कार्दू में और उधर सिर्फ एक एयर स्ट्रिप एक्टिव है और दूसरी अभी तक तैयार नहीं हुई। तो इसीलिए स्ट्रेटेजिक तौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हाई ऑल्टीट्यूड एरिया और लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया वहां पे मतलब ये किसी भी किन्हीं भी हालात में किन्हीं भी परिस्थितियों में ऑपरेट करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। अब 3 बज चुके हैं मनीष, आपने कहा था कि 3 बजे का वक्त आपको औपचारिक तौर पर बताया गया है कि जब ये जहाज लैंड करेंगे या पहुंच जाएंगे अंबाला में एयर स्पेस में, तो अब उम्मीद करें कि किसी भी लम्हा आप आवाज सुन पाएंगे और गर्जना सुन पाएंगे इन जहाजों की। और मेरे पास जो डिटेल है उसके मुताबिक तो बिल्कुल यही है कि एग्जैक्ट 3 PM का टाइम दिया है और फौज की भाषा में आप बता दें तो 1500 आवर्स का एग्जैक्ट टाइम मुझे लिख के भेजा है किसी सीनियर ऑफिशियल्स ने। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अब वो समय आ गया है जब कभी भी यहाँ लैंड करेगा। क्योंकि दरअसल जब हम लगातार जब सबसे पहले हमने ये बताया इंडिया टीवी के दर्शकों को कि ये ठीक 2 बजे लैंड करने वाला है कल दोपहर में, तो उस दौरान भी हमें ये बताया गया था कि 2 से 3 का बफर टाइम है, लेकिन आप 2 बजे इसका टाइम रखिए बिकॉज जो जानकारी मिल रही थी उसके अलावा जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट इनको ला रहे थे उसके हिसाब से बफर टाइम रखा गया था और यही वजह है कि 2 से 3 बजे का वक्त तैयार किया गया, तय किया गया। और इसीलिए सौरभ हम लगातार इस बात को कह रहे हैं अब से कुछ देर बाद यानी किसी भी वक्त यहाँ पर रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जो इसका पेरेंटल बेस होगा, पेरेंटल स्क्वाड्रन होगी, वहां पर लैंड करने वाला है। सौरभ चलिए, तो किसी भी लम्हा अब रफेल वहां पर पहुंच जाएगा और आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं जब भारतीय वायुसीमा के अंदर ये जहाज दाखिल हुए थे। 5 रफेल विमान और उनके साथ 2 सुखोई विमान उनको एस्कॉर्ट करते हुए लेकर के आ रहे हैं और मनीष कह रहे हैं कि उनको ये जानकारी दी गई थी कि ठीक 3 बजे के आसपास वो पहुंच जाएंगे, ये जहाज अंबाला पहुंच जाएंगे। तो अब किसी भी वक्त ये जहाज वहां पर लैंड करने जा रहे हैं। लेकिन भारत के लिए, भारत की वायुसेना के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। आप समझिए 2 दशक के बाद कोई नया एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी का जहाज, एक फाइटर जेट भारत की वायुसेना को मिला है। हमने जितने एक्सपर्ट से बात की उसने कहा देर आए दुरुस्त आए, इस काम में बहुत देर हुई है, लेकिन 2014 के बाद से इस काम में बहुत तेजी लाई गई। 2016 में ये डील फाइनलाइज हुई और उसमें ये कहा गया कि हम 36 जहाज जो है फ्लाइंग कंडीशन के अंदर यानी बिल्कुल रेडी कंडीशन के अंदर आप फ्रांस से खरीदेंगे और उसमें ये पहली खेप है। ये 5 जहाज मिलने जा रहे हैं भारत को और 2022 तक बाकी के सभी 31 और विमान यानी कुल मिलाकर के 36 जहाज 2022 तक भारत की वायुसेना के बेड़े
में शामिल हो जाएंगे। लेकिन आज से ही आप ये मान सकते हैं कि भारत की वायुसेना की क्षमता, भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी, अटैक कैपेबिलिटी इन 5 जहाजों के आने के बाद भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अमित पायलट इस वक्त लेह में मौजूद हैं। अमित, ये बताइएगा कि आपकी रिपोर्ट्स में हमने देखा, अच्छा इस वक्त हमारे साथ नहीं है, वो ये बताया जा रहा है। मनीष के पास पर चलते हैं। मनीष, ये बताया जाता है कि जो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर होता है, जैसे जो इस वक्त हालात बने हुए हैं लद्दाख के अंदर, वहां पर हर फाइटर जेट कामयाबी के साथ ऑपरेट नहीं कर पाता। ऐसा क्यों है और राफेल वहां पर क्यों कामयाब होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंजन और ऑक्सीजन लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आप ये समझ लीजिए, भाई हम बार बार ये बात कह रहे हैं 4.5 जनरेशन ओमनी रोल और साथ में हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में महारत। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि जो खासतौर पे जो कोल्ड स्टार्ट इंजन की हम बात कर रहे थे, उसके अलावा हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की हम बात कर रहे हैं। दरअसल जिस भी लेवल पे जाएंगे तो पेलोड लेकर कम जाएगा। पेलोड का मतलब बिल्कुल साफ है, यानी बॉम्ब कम कैरी करेगा। रफाल की कैपेसिटी करीबन 10 टन की है, 9.452 kg के लगभग की है। इसका मतलब 10 टन तक ये वॉरहेड यानी बॉम्ब्स कैरी कर सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब भारतीय वायुसेना का आपको ध्यान होगा, बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक किया गया, 1000 kg का स्पाइस बॉम्ब को ड्रॉप किया गया था। तो आप उसी तरीके से समझ लीजिए कि 12 बॉम्ब एक साथ अगर ये कैरी करता है तो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ये पूरी तरीके से सक्षम है। लेकिन कंपैरिजन के तौर पर J-20 की कैपेसिटी उतनी नहीं है। उसके जो एयरबेसेस हैं चाइना के, खासतौर पे होतान, कासगर, गरगुंसा, इन सब एयरबेसेस पर हाई ऑल्टीट्यूड कैपेसिटी के साथ अगर वो J-20 या फिर उसका हाईली अपग्रेडेड J-35 है उसको भी फ्लाई करेगा तो उसको अपने वॉरहेड कम करने पड़ेंगे। इसका मतलब है अगर वो 5 या 6 वॉरहेड लेके आता है, यानी 5 और 6 अटेम्प्ट, लेकिन रफाल के पास साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए कि 10 टन यानी 10 टन यानी 10 अगर बॉम्ब कैरी करता है तो वो सीधा 10 तरीके से क्षति पहुंचाने की कैपेसिटी रखता है। और यही वजह है कि इसे ओमनी रोल भी बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि एक साथ मल्टीपल टारगेट को ये लॉक करता है और एंगेज करके सीधा ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। और लेजर गाइडेड बॉम्ब, बियॉन्ड विजुअल रेंज बॉम्ब साथ में, यही वजह है कि इसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए मेटियोर, स्कैल्प, माइका, मीका और साथ में जो हैमर है वो इसको और जो है इसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। सौरभ, लगातार मेरा ध्यान क्योंकि आवाज पर है, क्योंकि मुझे 3 बजे का वक्त औपचारिक तौर पर बताया गया था, तो इसलिए मैं मान के चल रहा था कि 3:10 से पहले जो फाइटर एयरक्राफ्ट है यहाँ पर लैंड करेंगे। और इसीलिए जो उल्टी गिनती है, काउंटडाउन, वो शुरू हो चुका है, जो लगातार हम जिसका वेट कर रहे हैं, रफाल का। दरअसल जिस तरीके से इसे अल्दाफरा से लेकर आया गया, उसके साथ साथ आपने देखा, तस्वीरों में भी देखा कि 5 के फॉर्मेशन में, एरोहेड फॉर्मेशन में जब ये चल रहे थे तो ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह का ऑडियो आपने सुना, जो कि INS कोलकाता के साथ कम्युनिकेशन पे थे। उसके साथ जब Su-30 इनके साथ मर्ज हुए तो उस समय भी Su-30 के जो स्क्वाड्रन नेम है उस स्क्वाड्रन के नाम से इनको बुलाया और फिर उसके बाद जो Su-30 ने गोल्डन एरोज के डेल्टा 63 से बात की और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन हुआ। तो ये एक बहुत ही अद्भुत तस्वीर है आज की। और मनीष, फिर आते हैं आपके पास थोड़ी देर में। मनीष बता रहे हैं कि अब कभी भी जो है ये जहाज वहां पर पहुंच जाएंगे, उसकी आवाज वो सुन पा रहे हैं। अभी हेलीकॉप्टर थोड़ी देर पहले वहां पर उड़ रहे थे। हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं एयर मार्शल PK श्रीवास्तव जी और विंग कमांडर AK सक्सेना साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीवास्तव साहब, आपसे पहले हमने राफेल को लेकर के कई बार चर्चाएं की हैं और तब नहीं पता था कि जहाज को हम आखिर में देख कब पाएंगे भारत की वायु सीमा के अंदर, तो वो तो आ गया। अब इनको भारत के एयरबेस पर टच डाउन करते हुए देखना है। आपके लिए आज कितना खुशी का दिन है? ये तो पूरे देश के लिए उत्सव का, और अगर हमें कहने का मौका दें हमारे जो एडवर्सरीज हैं उनके लिए एक संकेत कि आप अपनी सीमाएं में रहें और अपनी सीमाओं का उल्लंघन ना करें। देश हमारा शांतिप्रिय देश है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसी ज़रूरत करते हैं तो हमारे पास ऐसे हथियार हैं जो हम अपनी सीमा रेखा में रह के आपको ऐसी क्षति पहुंचाएंगे कि आपको जनरेशन्स तक याद रहेंगी। एक्चुअली ये एयरक्राफ्ट जो है एक तरीके से कई टेक्नोलॉजीज़ का समन्वय है। आप इसको कहेंगे बहुत चीज़ों को सिनर्जाइज किया गया है। इसका 30% कॉस्ट इस एयरक्राफ्ट का एसेंशली जो है एवियोनिक्स में है। दैट इज EW suite, उसका जो है उसकी जो टारगेटिंग एबिलिटी है, उसकी जो टैक्टिकल सिचुएशन जो पायलट सिंथेसाइज होकर पायलट को अपने कॉकपिट मिलती है, उसके अराउंड कोई ब्लाइंड जोन नहीं है। इसका मतलब पायलट को पूरा दिखाई पड़ता है अपने चारों तरफ कि क्या हो रहा है। और बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल्स हैं और मेटियोर एक ऐसी मिसाइल है जो कि घातक है कि वो नो एस्केप मिसाइल उसको बोलते हैं। अगर एयर वॉरफेयर के टर्म्स में आप देखें 150 किलोमीटर तक आप बच नहीं सकते हैं। दिस मिसाइल विल रियली चेज यू एंड किल यू। और उसके साथ आप स्कैल्प का देखते हैं। स्कैल्प जो है ग्राउंड टारगेट्स को अटैक करने के पूरी तरह सक्षम है।